बैटल थ्रू द हेवेंस की सोसम सी वीडियो के अंदर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर अपना ज़ियावियन और उसकी टोली पहुंचने वाली है एंशिएंट बोझदवु ट्री तक। तो चलो यार ज्यादा बकवास न करते हैं, वीडियो करते हैं शुरू। तो वीडियो की स्टार्टिंग में हम देखते हैं ज़ियावियन को, जो कि अपनी पर्पल फ्लेम बाहर निकाल लेता है और ज़ियावियन की बॉडी से जो फ्लेम बाहर आई थी वो तुरंत ही 1000 फुट बड़े ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और जैसे ही बड़ा सा ड्रैगन अपने टेल को फटकारता है तो आसपास के 100 से भी ज्यादा फेरोसियस बीस्ट का काम तमाम हो जाता है। और ज़ियावियन को अटैक करते हुए देख गुचिंग भी अपनी दुगी को रिलीज कर देता है और यूज करता है अपनी गॉड सील्स का। और तभी कई अलग अलग हैंड स्प्रिंट्स आगे की तरफ बढ़ जाते हैं और जो भी फेरोसियस बीस्ट इनके सामने आते थे वो तुरंत ही इनहाइलेट हो जाया करते थे। और इन दोनों को अटैक करते हुए देख काइलिन, लिटिल फेरी, डॉक्टर यूनियन और बाकी सभी लोग भी अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे ये लोग अपनी दुगी को रिलीज करते हैं तो 100 मीटर रेडियस में जितने भी फेरोसियस बीस्ट होते हैं उनसे भी काम तमाम हो जाता है। और भले ही ये लोग अभी अटैक करने में बिजी हो लेकिन इनके आगे बढ़ने की स्पीड बिल्कुल भी कम नहीं होती। और इसी वजह से लोग पलक झपकते 1000 मीटर तक ट्रेवल कर चुके थे और अभी इन लोगों की स्ट्रेंथ एक अलग ही लेवल पे पहुंच चुकी थी। और अगर अभी इनका सामने किसी पावरफुल फेरोसियस बीस्ट से नहीं होता तो ये लोग फोर्सफुली इस बीस्ट टाइड को पार करने का दम रखते हैं। लेकिन सीन अभी कुछ ऐसा होता है कि ज़ियावियन के लिए लगातार अपने हेवीली फ्लेम का यूज करना काफी एग्जॉस्टेड होता है। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि ज़ियावियन के लिए ये चीज कुछ ज्यादा बड़ा सिर दर्द नहीं होती क्योंकि उसके पास पहले से कई सारी दुगी रिकवरी पिल्स मौजूद थी। खैर अपनी स्पीड को मेंटेन करते हुए ज़ियावियन का ध्यान जाता है हन्यू के ग्रुप के ऊपर और वो कहता है कि ये लोग कुछ ज्यादा ही फास्ट हैं। और अभी हन्यू का ग्रुप भी अपनी ट्रू स्ट्रेंथ को अनलीश कर चुका था और इसी वजह से उनके 1000 मीटर के रेडियस में कोई भी फेरोसियस बीस्ट एंटर नहीं करता। और जो भी आगे बढ़ने की कोशिश करता था वो टेरिफाइंग एनर्जी की वजह से तुरंत ही ब्लड फॉग में ट्रांसफॉर्म हो जाता था। और अभी ज़ियावियन भी अपने फ्लेम ड्रैगन को काफी अच्छे से कंट्रोल कर रहा था और इसी वजह से वो दौड़ते हुए सामने के बीस्ट टाइड को चीरते हुए रास्ता बनाता जा रहा था। अभी ज़ियावियन कहता है कि अभी हमें और कितना टाइम लगने वाला है। ये सुन के यूनर कहती है कि हम बीस्ट टाइड के डीपेस्ट रीजन में पहुंच चुके हैं और अगर हम इसी स्पीड को मेंटेन रखते हैं तो तकरीबन आधे घंटे बाद हम इस बीस्ट टाइड को पार कर लेंगे। लेकिन इसकी प्री कंडीशन है कि कोई भी फेरोसियस बीस्ट हमारे रास्ते में ना आए और ये पहली बार है जब हम लोग यहाँ तक आए हैं। और जो इन्फॉर्मेशन हमारे क्लैन को मिली थी मैं उसे के हिसाब से गैस कर रही हूँ। और यूनर के इन शब्दों को सुनकर ज़ियावियन की भौहें भी सिकुड़ जाती है क्योंकि बीस्ट टाइड की इस डिफिकल्टी को पार करना काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात है। और अगर इंसानों ग्रुप ने अपने आप को इतनी भारी तादाद में सैक्रिफाइस ना किया होता तो फिर ज़ियावियन की टोली के लिए भी यहाँ तक पहुंचना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता। खैर तभी ज़ियावियन चिल्लाते हुए कहता है कि हमें अपनी स्पीड को और भी बढ़ाना होगा क्योंकि किसी भी हाल में इस बीस्ट टाइड को हम अपना रास्ता नहीं रोकने दे सकते। और जैसे ज़ियावियन के मुंह से ये शब्द बाहर आते हैं तो उसके अटैक करने की और आगे बढ़ने की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और जैसे ज़ियावियन आगे बढ़ता है तो उसे फॉलो करने वाले लोग भी ज्यादा पीछे नहीं रहते और वो भी अलग अलग अटैक्स का यूज करते हुए बीस्ट टाइड को क्लियर करते रहते हैं। और अभी ये ग्रुप काफी अच्छे से कोऑर्डिनेट कर रहा था क्योंकि जिस तरह से पहले लोग डाउट से भरे हुए थे अब वैसा कुछ भी नहीं होता। और अभी ज़ियावियन के आगे बढ़ने की स्पीड काफी ज्यादा फास्ट होती है लेकिन दूर से देखने पे ऐसा लगता है कि इनकी नाव कभी भी डूब सकती है। और भले इनका ग्रुप अभी काफी अनस्टेबल हो लेकिन ऐसी सिचुएशन में भी ये लोग अपनी स्पीड को मेंटेन रखते हैं और इसी स्पीड की वजह से लोग काफी देर से एंडिंग की तरफ बढ़ रहे थे। खैर तभी हम ज़ियावियन को देखते हैं जो कि एक पाम अटैक सामने की तरफ दे मारता है और इस पाम अटैक की वजह से सामने से आ रहे फेरोसियस बीस्ट को फटाफट जाता है। और अटैक करने के बाद ज़ियावियन लाइटनिंग स्पीड से दोबारा से एक्शन लेता है और जो फेरोसियस बीस्ट गुचिंग के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर रहे थे वो उनसे फाइट करने लगता है। और पीछे से यूनर भी इंटरवीन करती है और तुरंत ही फेरोसियस बीस्ट का काम तमाम कर दिया गया था। और तभी गुचिंग भी अपने पाम अटैक से काफी सारे फेरोसियस बीस्ट को पीछे करने के बाद ज़ियावियन को थैंक यू बोलता है। और इतने टाइम तक फाइट करने के बाद अभी गुचिंग की बॉडी भी काफी हैवी बर्डन फील कर रही थी। और जैसे ये लोग आगे बढ़ते जाते हैं तो फेरोसियस बीस्ट और भी पावरफुल होते जा रहे थे और अभी सिचुएशन उस लेवल तक पहुंच चुकी थी कि भले ज़ियावियन, गुचिंग और यूनर साथ मिलकर अटैक करे अब भी एक फेरोसियस बीस्ट को खत्म करने में काफी अटैक्स करने पड़ रहे थे और इसी वजह से इनके आगे बढ़ने की स्पीड अभी काफी कम हो चुकी थी। यार तभी ज़ियावियन कहता है कि अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो मेडिसिनल पिल्स की हेल्प होने के बाद भी हम लोग ज्यादा देर तक इंडियो नहीं कर पाएंगे। ये सुन के यूनर का ध्यान जाता है अपने सामने की तरफ और वो कहती है कि हन्यू ग्रुप गायब हो चुका है। ये सुन के गुचिंग भी सरप्राइज होते हुए कहता है कि लगता है वो लोग पहले से बीस्ट टाइड को पार कर चुके हैं। और इस न्यूज को सुन के ज़ियावियन काफी से सरप्राइज हो जाता है और एट द सेम टाइम वो काफी ज्यादा खुश भी हो चुका था। वो कहता है कि हम लोग बीस्ट टाइड के एंडिंग के पास पहुंच चुके हैं। और तभी ज़ियावियन अपने हाथ को वेव करता है और कहता है कि हम लोगों को अपनी स्पीड और भी बढ़ानी होगी। और ये कहते ही ज़ियावियन एकदम फोकस मोड में आ जाता है और उसके अटैक और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। और तभी ज़ियावियन काफी सारे फ्लेम अटैक सामने की तरफ दे मारता है और जैसे ही कई 9 स्टार तो वो फेरोसियस बीस्ट अटैक से टकराते हैं तो वो तुरंत ही काफी पीछे हो जाते हैं। और इस चीज का फायदा उठा के ज़ियावियन काफी तेजी से आगे की तरफ बढ़ जाता है और यूनर, काइलिन और बाकी सभी लोग उसे फॉलो करने लगते हैं। और जब इन लोगों को पता चलता है कि ये लोग बीस्ट टाइड को पार करने वाले हैं तो इन लोगों की स्पीड और भी बढ़ जाती है। और अभी इनकी दुगी इनकी बॉडी से पूरी तरह से इरप्ट हो चुकी थी और इस टाइम पे जो भी फेरोसियस बीस्ट इनके ऊपर झपट्टा मार रहे थे वो तुरंत ही पीछे पड़े हुए दिखाई देते हैं। यार तभी ज़ियावियन की बॉडी से दुगी रिलीज होती है और उसके सामने का जो फायर ड्रैगन होता है वो और भी खतरनाक तरीके से अटैक करना शुरू कर देता है और ये तुरंत ही सामने से आ रहे 1000 फुट बड़े फेरोसियस बीस्ट से टकरा गया था। और ऐसी भयानक फोर्स की वजह से उस फेरोसियस बीस्ट की बॉडी से लगातार ब्लड फॉग बाहर आता है और ऐसे खतरनाक पेन की वजह से वो 1000 फुट बड़ा फेरोसियस बीस्ट तुरंत ही कोलैप्स हो चुका
चुका था और इसी मौके का फायदा उठा के जियाविन का ग्रुप इसके ऊपर से निकल जाता है और तभी जियाविन नीचे लैंड करता है, लेकिन उसकी द्विगी की सर्कुलेशन बिल्कुल भी नहीं रुकती। लेकिन काफी देर तक द्विगी सर्कुलेट करने के बाद भी जियाविन को पता चलता है कि अब वो फ्यूरियस बीस्ट उसके ऊपर अटैक नहीं कर रहे हैं और इसी वजह से जियाविन अपनी नजरों को चारों तरफ घुमाता है और तभी जियाविन देखता है कि उसके आसपास की सराउंडिंग एकदम गायब हो चुकी है और जैसे वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसे वापस से वो फ्यूरियस बीस्ट दिखाई देते हैं और अब ये फ्यूरियस बीस्ट जिनकी आंखें एकदम ब्लड रेड होती है वो जियाविन की टोली की तरफ देख के दहाड़े मार रहे थे, लेकिन पता नहीं क्यों ये फ्यूरियस बीस्ट आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहे थे और इन फ्यूरियस बीस्ट के ऐसे एक्शन को देख के जियाविन थोड़ा हैरान हो जाता है। लेकिन तभी जियाविन की जो पूरी टोली होती है वो रिलीफ फील करती है यार। एक गहरी सांस लेने के बाद जियाविन जैसे ही अपने सर को घुमाता है तो उसे एक बहुत बड़ा और भयंकर सा पेड़ दिखाई देता है और उससे 10,000 फुट की दूरी पे उस बड़े से एंशिएंट पेड़ की टहनियां फैली हुई थी और इस भयंकर से पेड़ को देखने के बाद जियाविन के दिल की धड़कनें अपने आप ही बढ़ जाती है क्योंकि इस बड़े से पेड़ को एक बहुत ही ओल्ड एंशिएंट ट्री ने कवर करके रखा था। जियाविन कहता है कि क्या यही वो लेजेंडरी एंशिएंट बोधिसत्व ट्री है और जब जियाविन इस एंशिएंट से ट्री को देख के शॉक्ड फील कर रहा होता है तभी यूनर, काइलिन और बाकी सभी लोगों की नजरें भी इस बड़े से पेड़ के ऊपर जाती है और शौक की वजह से इन सभी के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं क्योंकि ये चीज जो कि सिर्फ लेजेंड्स में एग्जिस्ट करती थी इसे इन सेंटर प्लान के नमूनों ने भी कभी नहीं देखा था, बस इसके रिकॉर्ड से एंशिएंट बुक्स में मौजूद है। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि कितना बड़ा ट्री है और भले ये लोग अभी भी बोधिसत्व ट्री से काफी दूरी पे हो लेकिन ये सेंस कर पा रहे थे कि ये पेड़ कितना ज्यादा बड़ा है। खैर तभी जियाविन अपने हाथ को वेव करते हुए कहता है कि हन क्लैन के लोग पहले से ही वहाँ पे पहुंच चुके होंगे तो हम लोगों को भी जल्दी वहाँ पे पहुंचना होगा और ये कहने के बाद जियाविन आगे की तरफ शूट हो जाता है और यूनर और बाकी सभी लोग भी बिना किसी चीज की परवाह किए जियाविन को फॉलो करने लगते हैं और जैसे जियाविन की टोली यहाँ से मूव करती है तो पीछे की बीच स्टेट में भी काफी कमोशन क्रिएट हो चुका था और तभी हमें काफी सारे इंसानों की चीने चिल्लाने के बाद सुनाई देती है और कई सारे मिजरेबल ग्रुप उस बीच स्टेट से बाहर आते हैं और ये लोग तुरंत ही जमीन पे लैंड करके हाँपने लगते हैं। लेकिन तभी इन सभी लोगों का ध्यान भी उस बड़े से एंशिएंट ट्री के ऊपर जाता है और तभी एक बंदा जिसकी आंखें लाल हो चुकी थी वो कहती है कि ये तो बोधिसत्व ट्री है और जब वो बंदा जियाविन के ग्रुप को आगे बढ़ते हुए दिखता है तो उसकी आंखें और भी ब्लड रेड हो जाती है और इसी रीजन की वजह से लोग अभी अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे। यहाँ तक कि वो कलरफुल आंखों वाला बंदा जिसका नाम जियो फेंग होता है उसकी बोई भी अभी सुकुड़ चुकी थी और वो भी फालतू की चीजों की परवाह किए बगैर कहता है कि जल्दी से उन लोगों को फॉलो करो और जियो फेंग के इस ऑर्डर को सुनते ही हेवन डिमन फ्रीक्स टाइप के लोग तुरंत ही अपने दांतों को पीसते हुए हाँ में नोट करते हैं और जैसे ये लोग अपने पैरों को पटकते हैं तो तुरंत ही ये लोग जियाविन की टोली की तरफ शूट हो जाते हैं और पीछे से आ रहे इंटरेस्टिंग साउंड्स को सुन के जियाविन के चेहरे पे कोल्ड स्माइल आती है लेकिन वो अपनी स्पीड को बिल्कुल भी कम नहीं करता और उसका ध्यान जाता है उस बड़े से एंशिएंट बोधिसत्व ट्री के ऊपर जो कि धीरे धीरे करके उसकी आंखों में मैग्नीफाई होता जा रहा था और अभी जियाविन के अंदर एक डर और रिस्पेक्ट जन्म लेती है क्योंकि जब भी कोई इंसान ऐसी लेजेंडरी एग्जिस्टेंस के कांटेक्ट में आएगा जो कि टाइम की बाउंड से भी बाहर है तो किसी को भी अपने आप को शांत रखने में काफी परेशानी होगी। जियाविन को काफी फास्ट होता है उसी वजह से सेकंडों के अंदर ही 2000 फुट की दूरी पार कर ली जाती है और जब ये लोग बोधिसत्व ट्री के 1000 मीटर के दायरे के अंदर एंटर करने ही वाले होते हैं तभी इनके सामने ग्रुप अपीयर होता है और इस ग्रुप को देख के जियाविन की टोली हैरान हो जाती है। तभी जियाविन कहता है हनी वो लगता है ये लोग यहाँ पे रुक के वेट कर रहे हैं। तभी जियाविन पीछे मुड़ के कहता है कि तुम सभी लोग केयरफुल रहना और ये कहने के बाद जियाविन की स्पीड थोड़ी कम होती है जिसके बाद वो हनी से थोड़ी दूरी पे आने के बाद लैंड कर जाता है और सामने ग्रुप के ऊपर नजर घुमाने के बाद फाइनली जियाविन को करीब से बोधिसत्व ट्री को देखने का मौका मिलता है और करीब से बोधिसत्व ट्री को देखने पे ऐसा लगता है जैसे कि ये आसमान को सपोर्ट कर रहा हो और अभी जियाविन इस ट्री के एंशिएंट ऑर्डर को और बेहतर सेंस कर पा रहा था और इस बोधिसत्व ट्री की टहनियां काफी दूर तक फैली हुई थी और अभी सूर्य की रोशनी भी आसमान से नीचे की तरफ आ रही होती है और जैसे ये रोशनी इस पेड़ के ऊपर बिखरती है तो ये पेड़ एकदम क्रिस्टल क्लियर लगता है और इसमें से एमिट हो रही एक्सट्रीमली पावरफुल लाइफ फोर्स को सेंस करके जियाविन का ग्रुप शॉक्ड हो जाता है और जियाविन इस बोधिसत्व ट्री को बड़े ध्यान से देख रहा होता है और भले ये भी आसपास का माहौल लोगों को रिलैक्स फील करवा रहा था लेकिन पता नहीं क्यों जियाविन अभी अंदर से काफी अनईजी फील कर रहा था और ये अनईजीनेस जियाविन की पावरफुल सोल के अंदर से आ रही थी लेकिन जब उसे अपने आसपास कोई भी खतरा नहीं दिखाई देता तो वो पता नहीं लगा पाता कि इस अनईजीनेस का मतलब क्या है। यार तभी जियाविन अपनी गहरी सोच में जाते हुए कहता है कि इस एंशिएंट बोधिसत्व ट्री को द्वीपीय कॉन्टिनेंट के टॉप 3 ट्रेजर्स में रखा जा सकता है तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि इसके आसपास कोई खतरा मौजूद ना हो और अकॉर्डिंग टू रूमर्स तो पता नहीं ये एंशिएंट ट्री कितने सालों से सर्वाइव करता आ रहा है और इसी वजह से इसकी कॉन्शियसनेस अभी फॉर्म हो चुकी होगी और अगर ये ट्री अपनी कॉन्शियसनेस के साथ ट्रेन करता होगा तो फिर बिना किसी डाउट के ये ट्री द्वीपीय कॉन्टिनेंट के सबसे पावरफुल एग्जिस्टेंस में से एक है और ऐसी भयानक एग्जिस्टेंस से यहाँ पे मौजूद लोग मैच नहीं कर सकते। यार जब जियाविन ये सब सोच रहा होता है तो पीछे से हवा के चले जाने की आवाज सुनाई देती है और अभी हेवन डिमन फिनिक्स ट्राइब के ग्रुप के साथ साथ और भी कई सारे ग्रुप्स यहाँ पे आ चुके थे और आते के साथ ही इन सभी का ध्यान जाता है जियाविन और हनीयू के ग्रुप के ऊपर। अभी हेवन डिमन फिनिक्स ट्राइब का वो जो जियो फेंग होता है वो कहता है कि हमारे लिए यहाँ पे पहुंचना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट रहा है तो फिर तुम सभी लोग यहाँ पे क्यों रुके हुए हो और ये सुन के जियाविन की नजरें भी इस जियो फेंग के ऊपर जाती है लेकिन वो कुछ कहता नहीं है। लेकिन तभी जो हनीयू होता है वो पीछे मुड़ता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि फाइनली आप सभी लोग भी यहाँ पे आ चुके हैं और क्योंकि सभी का टारगेट ये एंशिएंट बोधिसत्व ट्री है
तो मैं नेचुरली आप सभी का यहाँ पे वेट कर रहा था। और हन्यू के इन शब्दों को सुन के सभी लोगों के चेहरे पे एक स्माइल आती है, क्योंकि यहाँ पे पहुंचने वाला कोई भी इंसान ऑर्डिनरी नहीं था। तो उन्हें अच्छे से पता होता है कि हन्यू कैरेक्टर कैसा है। और भले ये इंसान सामने से देखने पे काफी अच्छा लगता हो, लेकिन इसके अंदर भी रूथलेसनेस भरी हुई है। और इसके ऊपर ट्रस्ट करने वाले लोग पहले ही पीछे रह चुके हैं और अलग अलग हिस्से में डिवाइड होकर फिरोसिस बीस्ट के पेटों में जा चुके हैं। सभी को मुस्कुराते हुए देख हन्यू घंटा फर्क नहीं पड़ता और उसके चेहरे की स्माइल बिल्कुल भी कम नहीं होती। और वो पीछे मुड़ के बोधिसत्व ट्री की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि हम सभी को टारगेट ही है। और भले ही हम लोगों ने बीच टाइड को पार कर लिया है, लेकिन इस बोधिसत्व ट्री से निपटना सबसे ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और हन्यू के इन शब्दों को सुनते ही सभी लोग कांप जाते हैं और तुरंत इन सभी की नजरें शिफ्ट होती है हन्यू के ऊपर। और सभी लोगों को अपनी तरफ देखते हुए देख हन्यू हंसते हुए कहता है कि हमारे हन क्लैन के अंदर एक स्क्रोल मौजूद है और उस स्क्रोल के हिसाब से हमारे हन क्लैन के एंसेस्टर इस बोधिसत्व ट्री के पास आ चुके हैं। लेकिन तब हमारा ओन एंसेस्टर से कांटेक्ट टूट गया था और जब ये इन्फॉर्मेशन हमारे क्लैन को मिली थी तब हमारे एंसेस्टर के साथ साथ वो बोधिसत्व ट्री भी डिसअपियर हो चुका था। और भले ही मुझे नहीं पता कि मेरे एंसेस्टर के साथ क्या हुआ, लेकिन मोस्ट लाइकली उनकी मौत हो चुकी है और शायद से वो एंसेस्टर एंशिएंट बोधिसत्व ट्री के हाथ लग चुके थे। और अभी ये लोग इस न्यूज को संभाल नहीं पा रहे थे। तभी हन्यू एक और बॉम्ब फोड़ते हुए कहता है कि उस टाइम पे मेरे एंसेस्टर की स्ट्रेंथ बैंशिंग लेवल की थी। और जब ये बैंशिंग शब्द ज़हन में कानों में पड़ते हैं तो वो भी हैरान हो जाता है और कहता है कि इस एंशिएंट बोधिसत्व ट्री की वजह से बैंशिंग भी मारा जा चुका है। हन्यू कंटिन्यू करते हुए कहता है कि इसी वजह से हम लोग इस बोधिसत्व ट्री को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते और हमारी जर्नी का सबसे डिफिकल्ट और डेंजरस टास्क यही है। और हन्यू के इन शब्दों को सुन के गू चिंगयांग हंसते हुए कहता है कि तुम शायद से यहाँ पे सभी लोगों का वेट इसीलिए कर रहे थे ताकि तुम्हें अकेले आगे ना बढ़ना पड़े। ये सुन के वो हन्यू कुछ भी नहीं कहता, वो तुरंत ही पीछे मुड़ के उस एंशिएंट बोधिसत्व ट्री की तरफ बढ़ने लगता है। और अभी हन्यू को इस चीज की बिल्कुल भी परवाह नहीं होती कि बाकी के लोग उसे फॉलो नहीं करेंगे। खैर तभी ज़ियान भी हन्यू को देखते है और हन्यू को देखने के बाद ज़ियान का ध्यान जाता है बोधिसत्व ट्री के ऊपर। ज़ियान कहता है बी केयरफुल और ये कहने के बाद ज़ियान भी हन्यू को फॉलो करने लगता है। और भले ये भी हन्यू झूठ बोल रहा हो या फिर सच, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सभी लोग पहुंच चुके हैं तो कोई भी गिव अप करने के लिए तैयार नहीं था। सभी लोग अपने सर को हाँ मिला के आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं और अभी ये लोग धीरे धीरे करके अपनी दुकी को भी सर्कुलेट कर रहे थे। और ज़ियान के ग्रुप को आगे बढ़ते हुए देख जियो फेंग के टोली और बाकी सभी ग्रुप भी थोड़ा हिचकिचाने के बाद उन्हें फॉलो करने लगते हैं और आगे बढ़ रहे हैं। इन सभी ग्रुप्स में अभी छोटे छोटे गैप्स मौजूद थे यार। जैसे जैसे ज़ियान ग्रुप एंशिएंट बोधिसत्व ट्री के पास पहुंचता है तो क्विंगलिन का चेहरा काफी सीरियस होता जाता है यार। तभी क्विंगलिन ज़ियान को देख के कहती है कि यंग मास्टर ज़ियान इस एंशिएंट बोधिसत्व ट्री के साथ कुछ तो गलत है, इसमें इंसानों की तरह कई नेगेटिव इमोशंस भरे हुए हैं। और क्विंगलिन के इन शब्दों को सुन के ज़ियान के पैर वहीं पे जम जाते हैं और नेचुरली ज़ियान को ऐसी कोई भी चीज सेंस नहीं होती, लेकिन क्विंगलिन के पास है ट्रिपल जेरग्लिन स्नेक फ्लावर पीपल और इसी वजह से ज़ियान क्विंगलिन के शब्दों के ऊपर कभी भी डाउट नहीं करने वाला। और ऊपर से वो जैसे जैसे एंशिएंट बोधिसत्व ट्री को अप्रोच करता जा रहा था उसके दिल की अनईजीनेस बढ़ती जा रही थी। और जब ज़ियान ग्रुप की अलर्टनेस बढ़ रही होती है तभी आगे चल रहा हन्यू ग्रुप भी रुक जाता है। और अब ये सभी लोग उस बड़े से एंशिएंट बोधिसत्व ट्री के काफी करीब आ चुके थे और इसके इतने पास आने के बाद ज़ियान की टोली को सेंस होता है कि इन सभी की हड्डियों के अंदर एक डार्क चिलीनेस फैल रही है। और जैसे ज़ियान अपने सर को उठा के एंशिएंट बोधिसत्व ट्री को देखते ही तो उसका ध्यान इसके मिडल में एक चमकती हुई चीज के ऊपर जाता है और ये एक एनर्जी क्लस्टर होता है। और अगर इस एनर्जी क्लस्टर को ध्यान से देखा जाए तो ये एक 10 फुट बड़ा हार्ट के शेप का एक एनर्जी क्लस्टर था। और जैसे इसके अंदर ब्राइट लाइट चमकती है तो इसके अंदर से एक पावरफुल हार्ट बीट सुनाई देती है। और जब सभी लोग इस हार्ट शेप एनर्जी क्लस्टर को देखते हैं तो सभी की सांसें थोड़ी देर के लिए थम जाती है और एट द सेम टाइम सभी के दिमाग में सिर्फ एक ही शब्द आता है और वो होता है बोधिसत्व हार्ट। और जैसे कुछ लोगों के मुंह से ये शब्द बाहर आते हैं तो तभी वो बोधिसत्व ट्री जो कि अभी तक शांत खड़ा हुआ था उसके अंदर से रसिंग साउंड सुनाई देते हैं और एट द सेम टाइम ये बोधिसत्व ट्री 5 एक्सप्रेशनलेस पपेट्स को इन सभी लोगों के सामने दे मारता है। और जैसे ये पांचों एक्सप्रेशनलेस ह्यूमन फिगर्स आगे बढ़ते हैं तो इनके आसपास का जो स्पेस होता है वो तुरंत ही फ्लक्चुएट होने लगता है और इनकी बॉडी से एक भयानक लेवल का प्रेशर फैलता है और ऐसे भयानक प्रेशर को सेंस करके इन सभी लोगों की बॉडी सिकुड़ जाती है। और तभी सभी को सेंस होता है कि ये पांचों एक्सप्रेशनलेस ह्यूमन फिगर्स बैंशिंग लेवल के एक्सपर्ट्स हैं। वेल इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट यहीं पे खत्म होता है और इसके नेक्स्ट पार्ट में इनकी टोली फाइट कर रही होगी इन 5 बैंशिंग पपेट्स से। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और हाँ प्यारे प्यारे कमेंट्स भी जरूर से कर देना क्योंकि आज से तुम्हारा भाई सभी लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई जरूर करेगा। तो चलिए यार इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दी टेक केयर एंड बाय बाय एंड लव यू ऑल गाइस। बोलो महादेव महादेव।